हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के 2023 के पेपर को। और ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसमें हम 2023 में जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। पूरे के पूरे 150 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से लगभग 30-31 सवाल करंट अफेयर्स के थे, उनको भी देखेंगे। उन सवालों को आपको याद नहीं करने हैं, बल्कि उसका आपको पैटर्न देखना है कि करंट के सवाल किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी आपके स्टैटिक वाले क्वेश्चन हैं वो आपको रट लेने हैं। और इस वीडियो में आपको न सिर्फ उन सवालों के आंसर मिलेंगे जो पूछे गए थे, उनका क्या सही आंसर होगा, बल्कि उसके अलावा उसकी व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। ठीक है, तो हम पूरी कंप्लीट व्याख्या देंगे। जो भी विकल्प दिया हुआ, विकल्प का जो भी एक्सप्लेन किया जा सकता है वो सब किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो पीवाईक्यूज वाली बुक आती है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी व्याख्या दी गई, इसीलिए हमने इसको पिक किया है। तो ये हमारा पहला वीडियो है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं 150 क्वेश्चन, तो न सिर्फ आपके वो क्वेश्चन रेडी होते हैं, बल्कि उसके साथ उस एक टॉपिक से जुड़ी हुई लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपके लगभग 120 या 150 जो भी हैं वो पूरे कंप्लीट टॉपिक कवर होंगे। तो इसलिए आपको देखने हैं। और मैं आपको आने वाले समय में डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि 1 साल होगी। ठीक है, जैसे ये 23 को आएगा और फिर आपको 22 की आएगी, ऐसे करके हम लगभग पिछले 10 से 12 सालों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। आपका जो पहला कथन है वो है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ठीक है, और दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये दो आपके स्टेटमेंट हुए हैं। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग एक काम करिएगा। सबसे पहले आप लोग खुद वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इनके आंसर देने का प्रयास आप लोग स्वयं किया करिए। ठीक है, और उसके बाद आप सही आंसर देखा करिए। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि वीडियो में ये तो आंसर पहले ही नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग एक छोटा सा स्टिकी नोट्स या कागज़ लेकर के ऐसे लगा सकते हैं, तो आपको उसका आंसर छिप जाएगा। उसके बाद आपको व्याख्या तो पढ़नी ही है, इसलिए व्याख्या दी हुई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया होगा। मैं हिंदी वाला पढ़ूंगा, आपको अगर इंग्लिश में कंफर्ट लगता है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में देखनी है, तो वो टर्मिनोलॉजी मैं बोल दूंगा, या आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो दिया है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आपको भी पता है यूपी में 12.8% वन नहीं है, 9.53% वन होता है। ये है टोटल, मतलब वन क्षेत्र को कुल इतना है, वृक्ष और वन मिला करके। ठीक है, और दूसरा है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ना तो 1 और ना ही 2। अब हम अगर इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसमें आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभी 23 वाली आई नहीं, क्योंकि प्रति 2 वर्ष पे वन की जनगणना होती है। तो हमें अभी 21 वाला ही डेटा आने वाले 24 के प्रीलिम्स में भी यूज़ करना। ठीक है, और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो कुल वन है वो 6.15% है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपकी व्याख्या में जो भी डेटा दिया हुआ है ये सब आपको रट लेना है, इसीलिए आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और कुल जो वृक्षारोपण है वो 3.08% है। तो इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो ये कुल बन जाता है 9.23%, यानी कि 9.23 आप याद रखेंगे। और उसमें ऊपर कितना दिया था 12.8, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो इसमें भदोही, मऊ और मैनपुरी का स्थान आता है। लेकिन अगर हम न्यूनतम वन प्रतिशतता वाले जिलों की बात करें तो इसमें भदोही, मैनपुरी व देवरिया आते हैं। जबकि जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें लिखा है कि जौनपुर, गाजीपुर व बलिया में कोई वन भूमि नहीं है। ठीक है, तो ये दिया गया उत्तर गलत है, क्योंकि पूरे जिले में ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें एक भी वन ना हो, एक भी वन भूमि ना हो। तो ये थोड़ा वेग स्टेटमेंट भी लगता है, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प डी को माना था, अर्थात दोनों को सही माना था। लेकिन ये प्रारंभिक उत्तर कुंजी थी, इसको बाद में आयोग ने बदल दिया था। ठीक है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताते हुए चल रहा हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए। आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताना है।
यानी कि विद्युत जनित है, नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय, ऊष्मा जनित। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिन्यूएबल या नवीकरणीय है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आपके क्या होते हैं, जो जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल वाली, ये जो सब ईंधन स्रोत हैं ये पारंपरिक होते हैं। लेकिन जो नवीकरणीय हमारे होते हैं जैसे सोलर लाइट, विंड विंड से जो मतलब सौर ऊर्जा वगैरह, पवन ऊर्जा वगैरह जो बनती है, और जितनी भी हाइड्रो और परमाणु वाली, ये सब नवीकरणीय में आती हैं, ठीक है। तो वो यही पूछा है, वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, यही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं व्याख्या में भी। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था, लेकिन आपको इसको रट लेना है, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है कि कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीजुद्दीन खान ने किया था। इसकी व्याख्या है कि दलाइल ए फिरोज शाही जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजीजुद्दीन खालिद खानी ने की थी। इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए हैं। तो ये व्याख्या आप याद रखेंगे कि दलाइल ए फिरोजशाही का संबंध फिरोज शाह तुगलक से है, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष क्या था। तो ये 22-23 के लिए था। अब आप 24 में पेपर दे रहे हैं, तो आपको 2023-24 या 24-25 के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय थीम रखी जाती है तो उसको पूछा जाएगा। तो उस समय इसका सही जवाब ये था कि डिग्निटी फॉर ऑल इन द प्रैक्टिस, यानी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन आप जब करंट देखेंगे तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो आपको देख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वें सवाल को कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 है कि पूर्ण निर्धनता, जिसको कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता। तीसरा है सब्जेक्टिव पॉवर्टी, व्यक्तिपरक निर्धनता, या फंक्शनल पॉवर्टी अर्थात प्रकारात्मक निर्धनता, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन से निर्धनता के प्रकार हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2, कि गरीबी के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिपरक निर्धनता और जो प्रकारात्मक निर्धनता है ये गरीबी के प्रकार में नहीं आती है। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या ये कहती है कि पूर्ण निर्धनता या जिसको परम निर्धनता कहते हैं, वो ये क्या कहती है कि जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे हो जाती है, जिससे परिवार या व्यक्ति के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा करना भी असंभव हो जाता है, तो उसको हम पूर्ण निर्धनता कहते हैं। अर्थात जो एक्चुअल में गरीब हैं, जिनको हम अपने समाज में देखते हैं, जिनके पास खाने को भी खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, जिनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो परम गरीबी होती है या अच्छी पूर्ण गरीबी होती है। एक होती है सापेक्ष निर्धनता, जैसे जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है, परिवारों के पास कुछ पैसा होता है परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बुनियादी चीज़ों से ऊपर भी कुछ वहन कर सकें, तब इसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। इसे कभी कभी सापेक्ष अभाव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सापेक्ष निर्धनता। जैसे मतलब सापेक्ष निर्धनता में वो गरीब आते हैं कि जिनके पास खाने के लिए तो खाना है, मतलब इतना पैसा है कि वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उतना नहीं है कि एक लग्जरी लाइफ जिए, ठीक है। इसमें एक नोट दिया हुआ कि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना था। डी का मतलब 1, 2 और 3। 3 का मतलब है कि इन्होंने सब्जेक्टिव पॉवर्टी जो है व्यक्तिपरक निर्धनता, उसको भी मान लिया था। ये व्यक्तिपरक निर्धनता का मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप एक सेंस में ले लें कि अडानी और अंबानी, ठीक है। कभी कभी अडानी जो है वो अंबानी से आगे हो जाते हैं, अंबानी अडानी से आगे हो जाते हैं। तो अगर अडानी मान लो इस समय जैसे आगे चल रहे हैं अंबानी से, तो अंबानी जो हुए वो अडानी के सापेक्ष गरीब हो गए, लेकिन क्या सच में वो गरीब हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये होती है, इसको भी आयोग ने सही मान लिया था। अब हम नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे आ गए, उसको देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है कि मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ये बताना है कि इसका आपको मानव संसाधन के योगदान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखने से लग रहा है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि
आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये एक दूसरे के पूरक स्टेटमेंट है। ये इसकी व्याख्या भी इसी के रूप में दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ भी अलग नया नहीं। तो ऐसे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या मतलब बहुत ही ईजी होते हैं एग्जाम में जो आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा 7वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये अब पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो गया है। इसमें कुछ समितियां दी हुई हैं, इन समितियों को आपको कालानुक्रम लगाना है, यानी कि कौन सी समिति कब गठित हुई उसमें उसका क्रम लगाना है, कौन पहले हुई कौन उसकी बाद हुई। RO और जो यूपी PCS के एग्जाम यानी यूपी आयोग के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये कालक्रम लगाने वाले सवाल बहुत से बनते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां हैं। तो इसमें है प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, ये अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें लास्ट में डेट पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रदत्त होने की तिथि और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये मतलब इजी ही सवाल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 4 1 2 3। लेकिन अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो इसकी व्याख्या में जो डेट दी हुई ये आपको रटना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, प्रवृत्त होने मतलब भारतीय संविधान कब लागू हुआ, आपको भाषा को पकड़ना है, ठीक है। और ये आप सबको पता कि भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ये आपकी प्रस्तावना में प्रियम्बल में इसकी डेट पड़ी हुई है। और दूसरा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। और फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, 29 अगस्त 1947। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और इनको अगर आप कालानुक्रम सजाएंगे तो ये वाला बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम 8वां सवाल, ये आपके पॉलिटी का सवाल आ गया। इन सवालों को आपको एज इट इज रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि विषाणु, प्रोटोजोआ, वार्म या कृमि जो होता है, बैक्टीरिया से जनित रोग जो होते हैं इनसे सवाल बनते हैं। आपको अगर इनकी ट्रिक चाहिए तो आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें आपको एक साइंस का सेगमेंट मिलेगा। उसमें मैंने 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस बना रखी हैं इन सारे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह से होने वाले रोगों को 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो में पूरी ट्रिक से समझाएगा, वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। खैर इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिखा है पेप्टिक वर्म, डेंगू और प्रोटोजोआ, फील पाँव और विषाणु। इसमें आपको मिलान करना है कौन किससे होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हमारा पेप्टिक वर्ण है, पेप्टिक वर्ण होता है विषाणु से, ठीक है। पेप्टिक वर्ण विषाणु, सॉरी पेप्टिक वर्ण जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया। पेप्टिक वर्ण बैक्टीरिया होता है, यानी कि इसमें हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में विषाणु नहीं जीवाणु होना चाहिए। डेंगू जो है ये वायरस से होता है, विषाणु से, ठीक है। फील पाँव कृमि से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखे जाएं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आप व्याख्या देख सकते हैं एक साथ अगर आपको चाहिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम में ना इन्हीं में से एक आध एग्जाम्पल मिल जाएगा, वहाँ पे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें ये किताबें लिखी हुई हैं और इसमें किस किताब में किस बारे में लिखा गया है। 2023 का पेपर जो था PCS का वो थोड़ा लेंदी पेपर था और टफ भी था, मतलब मॉडरेट टू टफ था। तो खैर इसको देखते हैं, क्योंकि ऐसी किताबें पूछी गई थी जल्दी से इसके आंसर मिलते नहीं, ठीक है। तो मिराते सिकंदरी, ये किसके बारे में, मिराते सिकंदरी में आपको याद रखना होगा कि इसमें गुजरात विजय का वर्णन किया गया है, ठीक है। और फिर थी बुरहान-ए माशिर, बुरहान-ए माशिर में बंगाल का इतिहास लिखा गया है। और फिर अगली थी रियाज उल सलातीन, तो रियाज उल सलातीन में ये बंगाल का इतिहास लिखा गया है। और रियाजुल इंसा चौथी पुस्तक थी, और रियाजुल इंसा में ये कलेक्शन ऑफ महमूद गवाह का लेटर, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह, इसमें इनका संग्रह किया गया। यानी कि ये जो जितनी भी किताबें थी किसमें किसका वर्णन ये पूछा गया था। इस टाइप के सवाल ऐसे होते हैं कि अगर आपको एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको छोड़ दें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इन किताबों के राइटर्स वगैरह के नाम हम सब पढ़ते हैं, लेकिन किसमें किसका लिखा गया है किसके बारे में ये सब थोड़ा टफ पड़ता है। इसको आप यहाँ से मिलान करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट और
रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये खूब पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में। इस बार के आरओ में भी खूब सारे सवाल बने थे। तो हमारा कथन क्या कहता है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, और उसका कारण क्या कहता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये तो आपको पता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है, तो यानी कि ये वाला कारण ही गलत हो जाता है। जब ये गलत हो गया तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यही इसमें यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप के सवाल मॉडर्न इंडिया से बचते हैं। तो ये आप सबको पता है, इसमें जो अनुशीलन समिति थी उसने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है, इसको आप रट लेंगे एज इट इज। ये अनुशीलन समिति वही थी जिसको सचिंद्रनाथ सान्याल वगैरह ने गठित किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इन ऐसे क्वेश्चन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी व्याख्या है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद्र थे, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये आपको पता है कि न्यूजीलैंड में 2023 में जेसिंडा एडन की ने इस्तीफा दे दिया था, वहाँ की जो पीएम थी। तो उसके बाद उन्हीं की पार्टी के क्रिस हिपकिंस को बनाया गया था वहाँ का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हालांकि ये आपको रटना नहीं, अब नहीं पूछा जाएगा, यानी इससे आपको करंट के बारे में ये जानकारी मिलती है कि कहीं पे भी अगर कोई नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह बनता है तो वो आपका सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नहीं इस टाइप की जो भी नियुक्तियां होती वो। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। इसमें ये भारतीय दर्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें से 4 दिए हुए हैं, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, जैसे वैशेषिक का पतंजलि दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैशेषिक के कणाद होते हैं, मतलब कणाद वैशेषिक के प्रचारक थे या प्रवर्तक थे। फिर दिया है उत्तर मीमांसा, इसका कपिल दिया हुआ है, जबकि ये गलत है क्योंकि उत्तर मीमांसा के बादरायण थे, कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के थे। ठीक है, और मीमांसा का दिया हुआ है कण्व या कनद, तो ये भी गलत है क्योंकि मीमांसा के जैमिनी थे। न्याय दर्शन के गौतम मुनि थे, ये सही है एकदम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही इसकी व्याख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया। तो इसमें आपने ऑप्शन देख लिया होगा। ऑप्शन देखिए, भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1871 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। व्याख्या इसकी क्या कहती है कि यह लॉर्ड मेयो के समय में 1871-72 में किया गया। यह अनियमित जनगणना थी और 1881 से लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना शुरू की, जो कि प्रति 10 वर्ष पे की जाती थी। ठीक है, तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये संघीय बजट 2023-24 के बारे में क्वेश्चन था। ये आपको सवाल नहीं याद करना है, बल्कि आप ऐसे ही देख लेंगे। इसको मैं छुड़वा भी दूंगा तो कोई नहीं, क्योंकि इस मनरेगा योजना और ये जो था जल जीवन मिशन उससे संबंधित सवाल था 2023-24 के 22-23 के बजट से रिलेटेड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आपको ये सीख लेना है कि जो 2024 का हमारा बजट अभी अंतरिम बजट पेश हुआ है, उसमें अगर कुछ खास ऐसी बात की गई है कोई योजना, तो उस पर सवाल बनेगा आपके। ठीक है, यानी कि आपको केंद्र का बजट और राज्य का बजट दोनों पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि ये भी करंट का सवाल है कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया तुमकुर, कर्नाटक। चूंकि ये भारत का सबसे बड़ा, कुछ भी भारत का पहला, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का पहला, भारत का पहला, ऐसा अगर कोई करंट अफेयर्स आपको मिलता है तो आपको याद कर लेना है। तो ये उस समय करंट में था तो आपसे पूछा गया था, अब नहीं पूछा जाएगा। हाल HAL ने बनाया है तुमकुर, कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र। करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर वाले सवाल आपको नहीं रटने, बाकी सारे आपको रट लेने हैं। इसमें कवित्रियां और पुस्तक दी हुई, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। दयाबाई की विनय पत्रिका, ये सुमेलित है। सहजोबाई का सहज प्रकाश, ये भी सुमेलित है। गंगाबाई का गणेश देवलीला, ये गलत है। ठीक है, और सोन कुमारी का स्वर्ण बेली की कविता, क्योंकि गंगाबाई की विनय मलिका होती है, आपने देख लिया। ठीक है, और गंगाबाई की देवी त्रिया निषेध, ये सही पुस्तक है, बाकी सारी की सारी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? ये आप सबको पता होगा, जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो पंचायत के चुनाव का संचालन करता है। और इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन है? 243 के। ये अनुच्छेद आप जरूर याद रखेंगे, 243 के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है और यही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव वगैरह कराता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये व्याख्या में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हमारा स्टेटमेंट पंचायत के बारे में क्वेश्चन है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो अशोक मेहता समिति जो थी उस पर सवाल आया है। पहला स्टेटमेंट है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था की बात कही। किसने? अशोक मेहता ने। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकृत का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात कही, तो वो सही था। और दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी, पर इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था की बात कही थी। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल बनते हैं कि पंचायती राज में मूल्यांकन, पंचायती राज के मूल्यांकन और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 में सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रूप में समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी, जिसकी कुछ मुख्य सिफारिशें ये हैं। नंबर 1, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। यही स्टेटमेंट ऊपर था जो कि गलत लिखा हुआ है, उसमें पंचायत को प्रथम बिंदु माना था। अगला है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। पंचायती राज संस्थाओं के मामले में की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। ये हो गई अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए किस स्थान जो नामित किया गया उसके लिए यूपी का कौन सा शहर नामित नहीं है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। तो इसमें कानपुर नहीं था, बाकी सारी जगहों पे G20 की बैठक हुई थी, उस समय करंट अफेयर में था। और आपको पता होगा कि G20 तो इस साल भी करंट में, क्योंकि सितंबर में ही उसकी बैठक हुई है, तो ये आप याद रखेंगे। ये करंट का भी और अभी भी करंट में चल रहा है कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, इन 4 शहरों में G20 की बैठक हुई यूपी के, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्जाम में छोड़ने के लिए होते हैं, क्योंकि आपने उन बुकों को पढ़ लिया, उनकी राइटर्स पढ़ ली, पर उसमें कितने खंड वगैरह हैं ये सब हम नहीं याद रखते। लेकिन आप फिलहाल इसको रख लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही है कि 120 खंड थे, अध्याय थे और 8 खंड थे इसमें, ठीक है। अब चरक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है आपकी व्याख्या में, उसको देखते हैं कि चरक जो थे वो कुषाण शासक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, इसमें 120 अध्याय और 8 खंड हैं। अगला है कि मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है? इसमें केवल 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, आप याद रखेंगे। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 निलय और 2 इनको क्या बोलते हैं, आलिंद। दायां व बायां निलय के रूप में मानव हृदय के 2 ऊपरी कक्षों में तथा दायां व बायां निलय के रूप में 2 निचले कक्षों में मिलाकर कुल मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। ये इजी सवाल था बायोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट का है कि फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो ये की गई है कुल 149 रेलवे स्टेशनों को, ठीक है। और ये दुनिया में भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है, 149, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो ये आपको 4 वैक्सीन दी हुई है, मॉडर्ना, सिनोवैक, स्पुतनिक, नोवावैक। आपको बताना है mRNA वैक्सीन कौन है। तो जो mRNA वैक्सीन है वो मॉडर्ना है। मॉडर्ना कौन बनाया है? मॉडर्ना बनाया है अमेरिका ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए विश्व के विभिन्न देशों ने वैक्सीन का निर्माण किया। मॉडर्ना अमेरिका द्वारा बनाया और ये एक mRNA वैक्सीन है। स्पुतनिक जो है वो रूस द्वारा बनाया और ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। नोवैक्स प्रोटीन आधारित टीका है, इसको भी अमेरिका ने बनाया। सिनोवैक्स चीन द्वारा विकसित है, ये वायरस टीका है। तो आपको ये व्याख्या बहुत अच्छे से देखनी है।
कौन सी वैक्सीन किस देश ने बनाई ये याद रखना है, और कौन सी वैक्सीन का प्रकार क्या है। जैसे मॉडर्ना mRNA वैक्सीन, स्पुतनिक वायरल वेक्टर, नोवावैक्स प्रोटीन, सिनोवैक्स वायरल, और इनको किस किस देश में बनाया ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर कि 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो ये किया था इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है कि फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने और बेगार न करने की अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी होता था। यह वैदिक कालीन और मौर्यकालीन, गुप्तकालीन वगैरह प्रशासन के जो अधिकारी होते थे, इनके क्या नाम होते थे, इनसे सवाल बनते हैं। तो ये पूछ लिया कि भागदुह कौन होता था। तो भागदुह जो था वो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था वैदिक काल में, यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर होता। तो आप इसको रट लेंगे एज इट इज, ये फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या कि भागदुह कौन था वैदिक काल में, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक। भागदुह रेवेन्यू कलेक्टर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं और इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। अनुच्छेद आपको मिलान करना है कि किससे कौन सा अनुच्छेद मिलान करेगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 324 आप सबको पता है, ये निर्वाचन आयोग का होता है, अब ये मिल जाएगा। अनुच्छेद 315 ये जो हम लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित। ये इजी पूछा गया था, ये सब पूछे जाते हैं, ये इजी हैं, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्या में यही सब लिखा हुआ है और इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया अगला। तो ये इकोनॉमिक सर्वे से नहीं, ये बजट का सवाल था और बजट वाले सवाल इतना सारा डेटा वगैरह दे रखा है कि ब्याज मुक्त ऋण, राजकोषीय घाटा वगैरह का जो लक्ष्य है SGLTP वगैरह से, उससे संबंधित सवाल है, ये नहीं पूछा जाएगा ये वाला सवाल। लेकिन इस सवाल से आपको क्या सीख मिल रही है कि यूपी का बजट और केंद्र के बजट से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो 2024 में बजट आया है उस बजट को आप लोग पढ़ लेंगे, केंद्र का भी और राज्य का भी, या आपके जब एग्जाम से कुछ दिन बचेंगे तो मैं आपको करा दूंगा यूपी का बजट और केंद्र का बजट, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि आपके काम का नहीं, लेकिन आपको बजट पढ़ना है लेटेस्ट वाला, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद तथा नाग बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो थे नागसेन, ठीक, ये आपको याद रखना। और आपको यहाँ पे नागसेन और नागार्जुन में कंफ्यूज नहीं होना है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहते हैं कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में एक ग्रंथ है। नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने इसका विकल्प सी ही सही माना है, ठीक है। नागसेन आपको याद रखना है, बौद्ध भिक्षु नागसेन, और ये मिलिंद पन्हो पुस्तक भी उन्होंने ही लिखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्पेयर नामक पुस्तक लिखी है, और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी ने स्पेयर नाम की पुस्तक की रचना की है और इस पुस्तक का संदर्भ एक कुलीन कहावत से है कि एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि उत्तराधिकारी के साथ कुछ भी होने पर परिवार में विरासत बनी रहे, ठीक है। तो ये अगर आपने प्रिंस हैरी जो ब्रिटेन में जो प्रिंस वगैरह हैं उनसे संबंधित जो विवाद था, तो उनकी ये पुस्तक थी, उन्होंने अपने ब्रिटिश जो राजघराना है उससे संबंधित कुछ लिखा था। तो ये करंट में कुछ बुक थी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी PCS वगैरह के एग्जाम में जो भी करंट में रिसेंटली बुक्स लिखी जाती है, जो चर्चा में रहती हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और कारण वाला है। इसमें कथन क्या कहता है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, और दूसरा, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। इसमें जैसे कि आपको पता है कि ये सही स्टेटमेंट है, लाया गया था। और क्यों लाया गया था? क्योंकि आबादी को सुधारना, तो ये दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही तरीके से करता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी करंट का सवाल है, ठीक है। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं कि जो भी घटनाक्रम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं और जो लार्जर प्रोस्पेक्ट में प्रभावित कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ से करंट में भी सवाल बनाए जा रहे हैं। ये व्याख्या आप पढ़ सकते हैं कि भारत में साउथ अफ्रीका और नामीबिया वगैरह से जो चीते लाए गए थे, और कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पे इनको रखा गया था। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी
करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि डिकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट यह है कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। दूसरा है कि इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें जो स्टेटमेंट 1 है ये सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में स्थापित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेक्कन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जो गिफ्ट सिटी गुजरात में खुलेगा। ठीक है, गिफ्ट सिटी आपको पता ही है कि गुजरात में वहीं पे खुलेगा। बाकी ये सब इसके बारे में जानकारी देखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये फिर से वही करंट का सवाल। G20 बहुत ज़्यादा चर्चा में था और G20 तो खैर अभी भी प्रासंगिक है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसमें यह है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में कौन सा कथन सही बताना है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। ओके, अगला है कि प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दूसरा सही है या दोनों सही हैं या फिर एक ही या दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ। इस बैठक के लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित है। इस लोगो में राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को भी दर्शाया गया है। प्रतीक चिन्ह में कमल की 7 पंखुड़ियां दर्शाई गई जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन है। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, जो कि 15वीं लोकसभा में थी। 15वीं लोकसभा मतलब जो 2007 से लेकर के 2009 से लेकर के 14 तक का कार्यकाल का था, यूपीए 2.0 मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल का, उसमें ये थी और भारत की प्रथम महिला स्पीकर थी। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रथम महिला अगर कहीं पर हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण, ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का सवाल है और उस साल के इकोनॉमिक सर्वे। इस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ें, इनका आंसर नहीं रटें, बल्कि आप देखें कि कैसे स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा रहे हैं। तो आपको इस साल वाला इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर आपको विचार करना है और उन्हें कालक्रमानुसार लगाना है। तो आपको पता है पीसीएस में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो इसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधवराव प्रथम, ये 4 पेशवा हैं और इसमें आपको बताना है किसके बाद कौन आए। इसमें आपका अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले आए 1713 से 1720 के बीच में। ठीक है, उसके बाद बाजीराव प्रथम आए 1720 के बाद 1740 में, फिर माधवराव प्रथम आए 1761 से 72 तक और फिर नारायण राव 72 से 73 तक आए। ठीक है, आप इसमें एक मतलब आप लोग इसमें एक निमोनिक्स वगैरह बना लिया करिए कि ये कौन किसके बाद आया, तो एक आध याद कर लीजिएगा, वहाँ से ऑप्शन में एलिमिनेट हो। जैसे बालाजी विश्वनाथ आप याद कर ले पहले थे और नारायण राव अंतिम थे। ठीक है, तो नारायण राव अगर अंतिम थे तो नारायण राव का ऑप्शन नंबर 3 है और 3 किस में अंतिम है, इन दोनों में 3 है, तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते और बालाजी विश्वनाथ पहले हैं। अगर यही सिर्फ आपको याद होता तो ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देते। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद करें क्योंकि इनके इतने ज़्यादा याद करना संभव नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर की यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। खार्किव, जेपोरिजिया, डोनेट्स और क्यू। तो इसका आपको पता है डोनेट्स जो है वो यूक्रेन में पड़ता है, तो ये कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगली बार आपसे पूछा जा सकता है कि डोनेट्स किस लिए फेमस है, तो ये कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेट्स है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित डोनेट्स्क देश के कोयला उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सेदारी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर की, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, जो महासागर की लवणता होती है सैलिनिटी, वो कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, यानी कि ये भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होगी, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं, चलिए इसके लिए व्याख्या देखते हैं कि अब व्याख्या क्या कहती है कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है, लेकिन उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा व मकर रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी वन लाइनर में भी, तो आप इसको याद रखेंगे कि लवणता सर्वाधिक कहाँ होती है।
नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट की व्याख्या है कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस समय उनके सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। अगला है कि बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, पृथ्वी पर प्रतिदिन जो ज्वार है वो कब आता है कि लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुन्नार मिर्डल ने। ये आप याद रखें, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी गुन्नार मिर्डल ने। ये सारी वो बुक्स हैं जो करंट में चर्चा में रहती हैं। अगर आपको पिछले 1 साल में करंट में रही चर्चा की बुक्स को पढ़ना है तो आई दृष्टि जो आती है उसमें एक पूरी सारणी दी हुई, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। या अगर आपको वीडियो देखना तो 10 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया अपने चैनल पे, मैंने आई दृष्टि वाली जो प्लेलिस्ट है डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके उसमें जाएंगे, उसमें आपको एक 10 मिनट का वीडियो मिलेगा। उसमें 1 साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रही जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो सब मैंने करा रखी है, ठीक है। आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर हिस्ट्री का सवाल आ गया है। इसमें इनके बारे में कौन सा कथन सही है? इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये है, और दूसरा इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, बोथ 1 और 2, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था तथा 1925 में इन्होंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये भी करंट का है कि दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य धूम्रपान मुक्त होना कब तक था? तो वो 2025 तक था। अगर इस तरह का कोई देश, मतलब इस तरह का कोई लक्ष्य कोई देश अपनाता है, ठीक है, जीरो टॉलरेंस को लेकर, जीरो टॉलरेंस किसी भी नीति को लेकर, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये यति एयरलाइंस का विमान था, उस समय करंट में न्यूज़ में था। आप करंट के सवाल से सिर्फ इतना देखेंगे किस तरह के सवाल करंट में बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये जो भारत का स्थान था वो कौन सा था? तो भारत का स्थान वैसे तीसरा है, लेकिन इसके स्टेटमेंट के हिसाब से वहाँ पे इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें सारे के सारे विकल्प गलत थे, तो आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, ठीक है। आयोग ने पहले इस प्रारंभिक कुंजी में ए को माना था, यानी कि 10वां वाला, लेकिन यूएनईपी की जो रिपोर्ट आती है, एमिशन गैप रिपोर्ट, इसमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत को तीसरा स्थान दिया गया और भारत के बाद ईयू आता है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे भारत का तीसरा स्थान है, हालांकि आयोग ने 10वां मान लिया था एक के बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? ये उसको कहते हैं जल विभाजक। ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वेटलैंड, पानी का हौज जो वाटर रिजर्वायर होते हैं वो, और जो वेस्टलैंड होती हैं वो, लेकिन जो जल विभाजक होती है वाटर शेड, याद रखना आपको, जो वाटर शेड होते हैं वो पानी को इकट्ठा भी करते हैं, भंडारण भी करते हैं और छोड़ते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भूगोल के अच्छे क्वेश्चन रेफरेंस वाले बनाए गए थे। अगला फिर दो करंट का क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये उस समय रिपोर्ट जो आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उससे सवाल था। इसमें पहला जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई थी, और दूसरा था कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 122 में 132 तक गिर गई थी। तो जाहिर सी बात, एक में लिखा है कि 131 से 132 हो गई, एक में लिखा कि 130 से 132 तक बढ़ गई या गिर गई, यानी कि इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही होगा, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है और ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की रैंकिंग गिरी थी, ना कि बढ़ी थी। बाकी ये सारी आपकी डिटेल लिखी हुई, लेकिन ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट वाला इंडेक्स आएगा वो आपको पढ़ना होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। हमने लगभग 1/3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। टोटल हम 150 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। ये फिर करंट का सवाल है, केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में सवाल आया है और ये सारी भुगतान राशियाँ दी हुई, आपको बताना है कौन सा सही नहीं, यानी कि भारत जो कितना पैसा व्यय करता है तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो ये सब्सिडी 9% वाला था ये गलत था,
तो यही सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडी पे 7% भारत खर्च करता है। हालांकि आपको जो इस साल का बजट आया उसमें देखना है कि उस डेटा में क्या कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ थ्योरी दी हुई है जनसंख्या को लेकर और उसके कुछ प्रतिपादक दिए हुए हैं, वो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो वो मिलान कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये आपको मिलान करना है। आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे कि क्या होगा। तो उपर्युक्त जनसंख्या का सिद्धांत ये किसने दिया था? माल्थस वाला तो बहुत पूछा जाता है। तो उपर्युक्त जो जनसंख्या के सिद्धांत है वो एडविन केनन ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। ये सारे जो 4 की 4 थ्योरी हैं, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, आप इनको कहीं नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत दिया था हेनरी जॉर्ज ने। ठीक है, और तीसरा है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया था थॉम्सन ने, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत दिया था माल्थस ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। और कि जनसंख्या का खाद्यान्न आपूर्ति से क्या संबंध है, ये थ्योरी माल्थस ने दी थी। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे और यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी हुई है, इससे आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, रट लेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा है कीटभक्षी पौधा है, ये बायोलॉजी का सवाल है। और कीटभक्षी आपको पता है, जिसको कि ये जो नेपेंथिस होता है इसको घटपर्णी बोलते हैं, ये कीटभक्षी पौधा होता है और ये कीटों को खा लेता है। क्यों? क्योंकि कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कि यह उन दलदली जगहों पर उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है अथवा वे जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना चाहिए। नाइट्रोजन के लिए पौधे निकट आने वाले कीड़ों का ही भक्षण कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच की जो सीमा है, उस सीमा पर कौन सी नदी स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रियो ग्रांडे नदी। अब व्याख्या देखते हैं कि रियो ग्रांडे व कोलोराडो नदियां दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। हालांकि आयोग ने विकल्प डी को माना था। तो आप यहाँ से इसमें कितनी अच्छी व्याख्या दी हुई कि एक के साथ आपका जितना भी कन्फ्यूजन हो सकता है वो भी दूर कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो कोलोराडो नदी है ये और रियो ग्रांडो, ये दोनों की दोनों नदियाँ यूएस और मैक्सिको की सीमा पे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये दर्रा दिए हुए हैं और इन दर्रों का मिलान करना है। मिलान क्या मतलब, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ही सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। दर्रों से खूब सवाल बनते हैं ज्योग्राफी से। अघिल दर्रा जो है वो लद्दाख में पाया जाता है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और जो माना दर्रा है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। और जो दीफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ना कि लद्दाख में। आप यहाँ पे व्याख्या में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और ये क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि पोषण स्तर बनते हैं। ऑप्शन आपके हैं कि खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से और केवल पौधों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। क्योंकि जब अनेक सारे जीव फूड चेन में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बनाते हैं, उसी को पोषक स्तर कहते हैं। ठीक है, और बाकी आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, केवल लगा होता है अगर, तो ये मोस्टली स्टेटमेंट गलत होते हैं। अब इसका देख लेते हैं व्याख्या कितनी बढ़िया इन्होंने दी है। पोषक स्थल में सजीवों के संबद्ध होने की श्रृंखला दे रखी। ठीक है, जो स्वपोषी उत्पादक होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो उनका जो ग्राफ है पिरामिड में वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये संख्या में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप सबको पता है कि जितने भी पेड़ पौधे, ये घास फूस वगैरह हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, इनकी संख्या उससे थोड़ा कम होती है क्योंकि ये इन पर निर्भर होते हैं। उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक वाले इन पर और इन पर दोनों पर निर्भर होते हैं। और फिर आते हैं सर्वाहारी, जो इन सब पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका पिरामिड ऐसे बनता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो फिर बजट से आ गया है, यानी कि बजट से खूब सारे सवाल बनते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश का बजट और केंद्र का बजट और दोनों का इकोनॉमिक सर्वे, इनको अच्छे से कमांड कर लेना है। ये सब जो राशियां दी हुई, किस विभाग को कितनी राशि दी गई हैं, वही पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है राशियां। ठीक है, जितना भी मेन डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन, हेल्थ और मतलब किसी भी बड़ी योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया, वो सब आप बजट में ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, हेल्थ मिनिस्ट्री को इतना बजट दिया गया, ये सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। बाकी आपको स्टेटमेंट खैर नहीं पढ़ने, क्योंकि आपको इस साल वाले बजट देखना है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ऑप्शन नंबर ए सॉरी स्टेटमेंट 1 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये एकदम सिंपल सा सवाल है कि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको अनुच्छेद याद रखना है कि संसद की जो सचिवालय वगैरह होता है वो 98(1) के तहत आता है, संविधान के अनुच्छेद 98(1) के तहत आता है। बाकी ये सारी वही व्याख्या है जो हमने ऊपर स्टेटमेंट में देखी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये करंट का सवाल था उस समय कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई है। तो ये की गई है ताइवान में सैनिक सेवा अनिवार्य थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ये भी करंट का सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो ये थे अनुराधा रॉय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो साहित्य अकादमी और ये जितने भी अवार्ड मिलते हैं, बुकर प्राइज वगैरह, ये सब चर्चा करंट में रहते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। आप इस साल वाले देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो डिप्थीरिया से आपका कौन सा टीका बचाएगा? mRNA, वायरल वेक्टर, ठीक है, या फिर टॉक्सॉइड या फिर लाइव अटेन्यूएटेड। तो इसमें जो टॉक्साइड का टीका होता है, टॉक्साइड का टीका वो आपके डिप्थीरिया के लिए होता है। बाकी सारे टीके डिप्थीरिया के लिए नहीं होते हैं। अब हम थोड़ा सा व्याख्या में डिप्थीरिया के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं कि डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है। यानी कि आप याद रखेंगे ये किससे होता है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से, जो नाक एवं गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह एक छाले के रूप में दिखाई देता है और गले में सूजन आना, गले में दर्द होना, कुछ खाने पीने में दर्द होना इसके लक्षण हैं। इसके संक्रमण से सुरक्षा के लिए टॉक्साइड का टीका लगाया जाता है। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिला? सीख कि जितने भी टीके होते हैं, जितने भी रोग होते हैं, उनके लिए कौन सा टीका लगता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इसमें से कौन है? तो ये अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें एजोला सही जवाब हो जाएगा। एजोला जो है वो जैव उर्वरक होता है, बाकी ट्रोपालेमनर ओल्फिया नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये आप सबको पता होगा, आपने अगर इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ी है तो ये सब आता है उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं कि कथन और कारण दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है। पहला हमारा कथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। इसका कारण है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। आपको इसमें बताना है कि दोनों सही है, व्याख्या वगैरह सही करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए क्यों सही होगा? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला उसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रपति सिफारिश करेगा नए राज्य को बनाने की, लेकिन उसमें राज्य विधानमंडल को मानना अनिवार्य है या नहीं है, तो इसका उससे कोई लिंक नहीं बन रहा है, इसलिए वो उसकी व्याख्या नहीं करेगा। बाकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से संबद्ध विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित है तो राष्ट्रपति संबंधित विधान से खास समयावधि में विचार प्राप्त करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति उस विधानमंडल के विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला पूछा गया है कि हंसी पैदा करने वाली गैस, इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये आपको पता है कि 1857 में खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था। ठीक है, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बरेली में तो खान बहादुर खान ने किया था और इन्हीं खान बहादुर खान को बख्त खान के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कानपुर में नाना साहब ने किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था और कुंवर जगदीशपुर ने बिहार में किया था, आरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है निम्न में से कौन? तो इसमें जो यातना के विरुद्ध निषेध है ये अनुच्छेद 20 का तहत हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 20 का हिस्सा नहीं है। हाँ ठीक है, अनुच्छेद 20 जो यातना प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर है, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी व्याख्या देखते हैं कि दोहरे दंड की धारा, तो दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 में ही आता है, 20(2) में। कायोत्तर विधि अनुच्छेद 20(1) में आता है। अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, यानी कि अपने को अपने विरुद्ध आप वो नहीं बना सकते हैं,
गवाही मतलब सलाहकार, ठीक है, तो वो 20(3) में आता है। बाकी अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट 1 है कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हत हो, और महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है और पहला वाला स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी को सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है बिना किसी मतलब कानून लाए संसद में, ठीक है। तो आप थोड़ी सी व्याख्या देख ले कि महान्यायवादी का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 76 में है और इसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और राष्ट्रपति इसको हटा देता है। कोई संसद के कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है और महान्यायवादी जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। बस ये इतना ही आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो ये 2070 तक निर्धारित किया गया है, ये आप याद रखेंगे, इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जनसंख्या को स्थायित्व कब मिल जाएगा भारत में? 2070 में, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बस आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि संविधान की अनुसूची दी हुई है और आपको उसमें से मिलान दिया हुआ, आपको बताना है कौन सी मिली नहीं है। तो नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यही गलत है, यानी कि गलत है, यानी कि ये सही है। यानी कि आपको इसमें गलत है सही से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नवी अनुसूची है ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं करती, वो तो चौथी अनुसूची करती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है मिलान वाला, और इसमें गलत ही बताना, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला है कि तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान की होती है, 8वीं भाषाओं की होती है, 10वीं दल बदल की होती है। तो ये दोनों बाकी सारी की सारी सही हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं SDG लक्ष्य पूछ लिया आपको। 17 के 17 SDG लक्ष्य रेडी होनी चाहिए, UN के हैं, ठीक है। इसमें 10, 13, 14 और 15 को पूछा गया है और आपसे मिलान करने को कहा गया है, ठीक है। तो मिलान करते हैं और हम यहाँ पे मिलान करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं कि SDG 10 का संबंध असमानताओं की कमी से है, SDG 13 का संबंध जलवायु क्रिया से, 14 का पानी के नीचे का जीवन और 15 का जमीन पर जीवन। तो ये सारे SDG हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 17 के 17 SDG याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का एक घटक होता है। रेशम उत्पादन को देखते हैं कि यह एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है, जो कि कीड़ों की कुछ प्रजातियों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त धागा है। कोकून का संबंध किससे? रेशम से, आप याद रखेंगे। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये भी करंट का सवाल था कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी अंतरिम सरकार से वित्त मंत्री नदीम जवाबी को हटा दिया गया था। तो ये करंट का सवाल था, उन्होंने अपने वित्त मंत्री नदीम जवाबी को हटाया था। तो वो जो था वो टैक्स स्कैंडल, यहाँ पे आपको सेक्स स्कैंडल से कंफ्यूज नहीं होना है, टैक्स स्कैंडल इसका सही जवाब था। अगला है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो भारतीय जैविक जो डेटा केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि ये सब करंट के सवाल हैं, उस साल जो जो भी स्थापना हुई थी वो सब पूछा जाता है कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट न्यूमैन आयरन, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो ये जो स्वैच्छिक समाज सेवा है ये एक आर्थिक क्रिया नहीं है, बाकी किसानी, नौकरी और परिवहन ये सब आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी या शासन व्यवस्था बताता है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस टाइप के सवाल खूब बनते हैं हिस्ट्री में कि गुप्त वंश भारत की शासन व्यवस्था पर वायु पुराण के साथ साथ मत्स्य ब्राह्मण एवं भागवत पुराण से जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि गुप्त वंश की जानकारी आपको वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराण से मिलती है, जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है। ये सारी भारत सरकार की योजनाएं दी हुई, आपको बताना है ये जो इनका वर्ष है कब लॉन्च हुई थी, कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015, ये गलत है क्योंकि ये 2016 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल जो भी भारत सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो सब आपको ये भी याद रखना है कि ये कब शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के उपयोग में भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये उचित पॉलिटी के सवाल बड़े बड़े आए थे 2023 में कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है।
नंबर 1 स्टेटमेंट यह है कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। नंबर 2 कि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ऐसा संसद दे सकती है या नहीं दे सकती। तो इसमें आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये सारी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी ये रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। आपको याद रखना है कि रिट वाला जो रिट जारी करने की शक्ति वो संविधान के अनुच्छेद 32 में आती है और स्पेसिफिक देखें तो 32(2) में आती है, ठीक है, और 32(3) में भी आती है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसार उपग्रह आपको बताना है कि किन संगठनों का उपक्रम। ये एकदम सिंपल अब बन गया कि निसार नासा और इसरो का है। अगर आप किस निसार का फुल फॉर्म भी देखें तो N फॉर नासा और I फॉर इसरो, ठीक है। तो निसार मतलब नासा और इसरो का ये संगठन है, ठीक है। ये एक वेधशाला है, संगठन नहीं, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये यूपी स्पेशल का सवाल बन गया है। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो नदियों से संबंधित सवाल खूब बनते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो सही है, बाकी दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रामगंगा नदी कन्नौज के पास निकट गंगा में मिलती है, लेकिन बेतवा नदी जो है प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो ये आपको आप कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं कि प्रयागराज में आपको पता है सिर्फ यमुना और गंगा आती हैं और वहाँ पे बेतवा नदी नहीं आती है, तो इससे भी ये सही हो जाता। अगला हमारा हिस्ट्री का सवाल है 77 नंबर कि निम्नलिखित जो आक्रमण हुए थे भारत पे उसमें कालानुक्रम क्या है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो आप इतना याद रखें, ये अगर आपको नहीं याद या होते हैं तो आप इतना याद रखेंगे कि यूनानी सबसे पहले आए थे। और अगर आपको सिर्फ इतना पता रहेगा तो आपके 2 स्टेटमेंट तो खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। यूनानी सबसे पहले आए थे, उसके बाद शक आए, फिर कुषाण आए। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो ये 1919 के अधिनियम के तहत चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है। तो ये एकदम से सिंपल सा सवाल है। जो एक्टिनियम है वो नोबेल गैस नहीं है। बाकी जितनी भी हैलोजन वाली गैस होती हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियॉन, जियॉन, ये सब जो होती हैं ये लिखी भी हुई हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी नोबेल या हैलोजन क्रम की गैस होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोप जो थे बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया था, उनके बारे में 2 कथन है। इसमें बताना है कौन सा सही है कौन नहीं है, ठीक है। तो वह जर्मनी के मूल निवासी थे और वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पोप ईसाई जगत में एक बड़ा चेहरा होते हैं और उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है। और दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं, वही बात इसमें लिखी गई, हालांकि ये करंट का सवाल था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आप सबको पता है, जो प्राकृतिक वास का निवास होता है, विनाश, सॉरी, प्राकृतिक वास का जो विनाश होता है, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, लोगों के घर होते हैं, पशु पक्षियों जानवरों के, उनका जब विनाश होता है जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास होता है, ठीक है। और वही सब इस व्याख्या में लिखी गई, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको पता है कि जाइलम जल के लिए होता है और फ्लोएम भोजन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया। तो ये किया गया था राजस्थान में, ये करंट का सवाल था। और सुदर्शन प्रहार जो है वो भारतीय सैन्य बलों का ही एक अपना होता है, किसी देश के साथ नहीं होता है। अगला है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। फिलीपींस में कौन ले गया था नारियल एवं गन्ना। तो वो लेके गए थे स्पेनिश और अमेरिका वाले, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला नदियाँ दी हुई गई, उसका उद्गम स्थल दिया गया है। आपको क्या बताना है, आपको इसको मिलान करना है, शायद, हाँ मिलान करना है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाए कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है। एकदम सिंपल से सवाल है, ठीक है। कृष्णा जो है वो कहाँ से निकलती है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, ठीक है।
यमुना यमुनोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक ये भी महाराष्ट्र से, महानदी सिहावा पहाड़ी से। तो ये इन नदियों के उद्गम और कहाँ पे गिरती हैं ये सब सवाल पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा अगर आप मिलाएंगे तो। अगला ये वर्ल्ड के पर्वत दिए हुए हैं और इसमें आपको मिलाना है कि कौन सी चोटी किस देश में है, ठीक है। तो किलिमंजारो आपका तंजानिया में पड़ता है, ट्यूबकल जो है वो आपका मोरक्को में पड़ता है, स्टैनली जो है वो युगांडा में पड़ता है और हॉगर अल्जीरिया में पड़ता है। ये सारे आप नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो पर्वत होते हैं, इस टाइप के जो फैक्ट होते हैं ज्योग्राफी के, ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम 88 नंबर पे आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है, झील वाला, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि जो ओनेगा झील है वो कनाडा में है, ये गलत है, बाकी सारी की सारी झीलें सही हैं। तो क्यों गलत है? क्योंकि ओनेगा झील जो है वो कनाडा में नहीं है, बल्कि कहाँ है, वो रूस में है, ठीक है। बाकी मिशिगन अमेरिका में है, माराकाइबो वेनेजुएला में है, बैकाल झील रूस में, ठीक है। ये सारी आप फैक्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब करंट की बुक है, तो ये बिमल जालान जो कि पूर्व RBI गवर्नर हैं, उनकी पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में आपको सही बताना है कथन कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें, 31, और 80 लोकसभा के लिए। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि लोकसभा वाले 80 हैं यूपी में सांसद और राज्यसभा वाले 31 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कैप्टन हॉकिंग्स के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सही है। जो कैप्टन हॉकिंग्स है वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया, वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ठीक है। तो इसमें ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। जेम्स फर्स्ट का दूत जो था वो कैप्टन हॉकिंग्स नहीं था, ठीक है। तो और ये तुर्की भाषा नहीं जानता था, तो इसलिए दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते कि कैप्टन हॉकिंग 1608 ईस्वी में भारत में जहांगीर के दरबार में आया था और वह तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा जानकार था, अतः कथन एक असत्य है। जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया, हाँ, जबकि 2 सत्य है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर A1 ओ, यानी कि तुर्की भाषा अच्छे से जानता था, ये वाला सही स्टेटमेंट है, ठीक है, आप याद रखेंगे। लेकिन आयोग ने इसको गलत माना था, तो आपको खैर, क्योंकि आप लोग बाद में क्लेम भी कर सकते हैं, तो आपको ये वाला आंसर मानना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी आपकी योजना से संबंधित आ गया है कि जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये आपको एकदम से सिंपल से पता है कि मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। केवल मातृ दर में कमी करना नहीं, केवल शिशु में नहीं, केवल नहीं, केवल वाले ये सब गलत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर इस्तीफा देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संघ के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। ये गलत हो जाएगा, नीति आयोग को नहीं देता है। और ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक अध्यक्ष और कुल 5 लोग होते, 6 नहीं होते, तो दोनों स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और वित्त आयोग का संबंध किससे होता है? तो वो होता है 280 से, मानिए अनुच्छेद 280 से। अगला क्वेश्चन है कि हांगुल नाम का हिरण कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता है हांगुल नाम का हिरण जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसी को, और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, इसी को डांसिंग डियर भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के बारे में कौन सा कथन सही है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये आप व्याख्या भी दे सकते हैं, ठीक है। और आप याद रखेंगे विधान परिषद का सृजन और विघटन दोनों जो हैं वो अनुच्छेद 171 के तहत आते हैं। अनुच्छेद जरूर आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। तो हुई मुहम्मद शाह के दरबार में। संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। इस गायन, ये जो गायन शैली है श्रृंगान प्रधान गायन शैली है और इसका सर्वप्रथम प्रचार जो है वो गुलाब नबी शोरी ने किया था, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, कब कर सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते।
यानी कि दो स्टेटमेंट है। आपको कहा गया कि जब तक इनका जो निर्वाचन है, चुनाव आयोग अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रद्द कर देता है तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होंगे, या उस दिन तक मान्य होंगे जब तक मतलब उसको कैंसिल नहीं किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही, बी का मतलब केवल एक वाला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला गलत है, यानी कि सारे मान्य होते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक वो कैंसिल नहीं किया, जब तक रद्द नहीं किया जाएगा उस तक उसने जो भी कार्य किए होंगे वो सारे के सारे माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जिक्र, ये जो अनुच्छेद 71(2) में ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन व उसके किए गए पूर्व कार्य अभिमान्य नहीं होंगे, यानी कि सभी मान्य होंगे। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पर लागू होते, आप याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव रद्द कौन कर सकता है, कैंसिल कौन कर सकता है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे जब आपको ऑप्शन में चुनाव आयोग मिल जाएगा। तो वो याद रखना, चुनाव आयोग नहीं कर सकता, बल्कि कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आपकी कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हो गए और उनके वर्तमान स्थल आपको बताना है। तो ये हम डायरेक्ट व्याख्या में देखते हैं कि नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ईसमपुर कहाँ है, कर्नाटक में, डीडवाना राजस्थान में, और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। ये सब ऐसे होते हैं कि अगर आपको आ रहे हैं तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। बाकी आप रट लेंगे, आपको एक आध स्टेटमेंट फिर से मिल जाएगा। फिर ये करंट का सवाल आ गया है एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के बारे में। ठीक है, एससीओ की अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये वही वाला सवाल है। ठीक है, और एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है और दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और हालांकि ये करंट का सवाल था तो आप इसको इग्नोर करेंगे, और यानी एससीओ लेकिन संगठन को इग्नोर नहीं करेंगे, उससे सवाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। ये कहता है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ओनली 1। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटराइट मृदा में ऑक्साइड और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, ना कि इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मृदा में ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम खूब पाई जाती है, ना कि इसमें कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको मिलान करना है, संविधान का अधिकरण दिया गया और संविधान के भाग, मतलब किस भाग में क्या क्या है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट देखते हैं व्याख्या में। सही सुमेलित वाला पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि अधिकरण जो है वो भाग 11 में है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिकरण जो है भाग 14 में आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे राजभाषा भाग 17 में आती है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में आते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति भाग 10 में आते हैं, और अधिकरण भाग 14A में आते हैं या 14K में आते हैं। ठीक है, और उसमें क्या दिया हुआ, 11 दिया हुआ, इसलिए वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम 103 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं कि निम्नलिखित रेगिस्तान, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं छूटा है। हाँ, तो यहाँ पे है, ये आपको रेगिस्तान दिए हुए हैं, आपको बताना है उनके सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक में आपको कालानुक्रम लगाना है, सबसे बड़ा कौन है। तो ये एकदम सिंपल सा होता है, जैसे आपको पता है कि सहारा वाला सबसे बड़ा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि आपको छोटे से बड़ा लगाना है, और सहारा लास्ट में आएगा तो तीसरा लास्ट में आएगा, तो आपका ये ऑप्शन अपने आप ही घट जाएगा। ठीक है, अब आपको देखेंगे, अब इसमें जो सबसे छोटा है वो ग्रेट सैंडी मरुस्थल सबसे छोटा है। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है ये, सॉरी कौन सा, गोबी मरुस्थल, और उसके बाद आपका आ जाता है अरेबियन, और फिर सहारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन सा मरुस्थल कहाँ पे। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में और चीन में। अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया में है, और सहारा तो आपको पता है उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये फिर करंट का था कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन से अति महत्वपूर्ण उच्च सामाजिक प्रगति में 30 स्थानों वाले भारत के राज्य बताना। तो इसमें नंबर 1 पे पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा है, छोटे छोटे वाले राज्य। ठीक है, बाकी आपको लेटेस्ट वाली रैंकिंग देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संधारणीय विकास के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए बड़े बड़े से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें आपको बताना है इसमें दोनों में से कौन सा सही है। पहला है, वैश्विक सूचना संरचना एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है कि वैश्विक धारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय लक्ष्य के
विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर दूसरा है, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये चतुर्वार्षिक संधारणी रिपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, बाकी आप व्याख्या को पढ़ सकते हैं। ये सारे SDG वगैरह लिखा गया है कि 2015 से 30 तक हैं, 17 लक्ष्य हैं, 169 उद्देश्य हैं और ये रिपोर्ट वार्षिक दी जाती है और इसमें क्या था कि चतुर्वार्षिक। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर पे। कथन कारण वाले हैं कि राष्ट्रपति, इसमें कथन क्या है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण क्या है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमत के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो ये आपको पता है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। ये वही सब बातें लिखी गई हैं। आप व्याख्या अनुच्छेद 79 में इस चीज़ का जिक्र है। ठीक है, कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 79 में मतलब भारतीय संसद का जिक्र है और भारतीय संसद रोज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम घटना थी? होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग, खिलाफत और मोपला। इसमें अंतिम घटना कौन सी थी? तो अगर अंतिम घटना इसमें देखें तो इसमें अंतिम घटना ऑप्शन नंबर डी था। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह सबसे अंतिम में घटी थी। क्यों? क्योंकि हम देख लेते हैं कौन सी घटना कब हुई थी। हिस्ट्री में कम से कम आपको 5 से 6 सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि कालक्रम वाले होंगे। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 को शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 और मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921, यानी कि 20 सबसे बाद में यही हुआ था। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो वो आपका जो पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, वो नहीं है। बाकी सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 रियो समिट 1992 जो था वो किससे संबंधित था? तो आप सबको पता वो सतत विकास से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि रेगिस्तान में आवास करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो एकदम से सिंपल है, वो मरूदभिद जानवर कहलाते हैं। ठीक है, ज़ीरोक्लोसिस एनिमल्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। ये एकदम सा सिंपल सा है, आप सबको पता होगा। अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, ये जितने भी पंच प्रयाग बनते हैं और किस नदियों के मिलते बनते हैं आप वो याद कर लेंगे। आप मेरे चैनल के शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, मैंने बहुत कम शॉर्ट डाल रखे हैं, उसमें मिल जाएंगे। मैंने आपको शॉर्ट में करा रखा है एक मैप के माध्यम से किन नदियों के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ये सब कहाँ? उत्तराखंड में बनते हैं। ठीक है, और ये सब वही व्याख्या लिखा हुआ है कौन कहाँ पे मिलती है। ठीक है, मैंने उसमें बढ़िया से मैपिंग करके समझा रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो ये होते हैं आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये देखने से ही गलत लगा क्योंकि ग्राम सभा के बारे में जो कानून वगैरह है वो राज्य सरकारें बनाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र नदी का उदाहरण है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ये मतलब एनवायरमेंट वगैरह के अच्छे सवाल होते हैं कि नदी जो है वो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसकी विशेषता बहते जल से होती है। धारा के लगातार बहते रहने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है और पानी स्वच्छ बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो वो रानी झांसी रेजिमेंट थी। व्याख्या देखते हैं कि रानी झांसी रेजिमेंट नामक राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी जो जापानी सहायता से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित सशस्त्र सेना थी, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। आज़ाद हिंद फौज ने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आज़ाद ब्रिगेड के नाम से रेजिमेंट को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्कॉर्पियन सैनिक की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये करंट का सवाल है, इस टाइप के सवाल खूब बनते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा INS वागीर। बाकी व्याख्या आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि करंट में आपकी व्याख्याएं बदल गई होंगी, आपको नई वाली पढ़नी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था? यानी कि पूर्वी सीमा पे कौन सा स्थल स्थित था? ये एकदम से सिंपल है, ये आलमगीरपुर है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आता है। यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है। ठीक है, तो ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता था। आप व्याख्या पढ़ेंगे, यही बात लिखी हुई। व्याख्या में ये लिखा गया है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका भौगोलिक विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिम में सुतका गेंडोर एवं उत्तर में मांडा। सुतका गेंडोर अफगानिस्तान में पड़ता है और मांडा जम्मू में पड़ता है, और दक्षिण में नर्मदा नदी, दैमाबाद ये महाराष्ट्र है, यहाँ तक था। ठीक है, और अगर लंबाई चौड़ा की बात करें तो दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम
उत्तर से दक्षिण जो है 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक ये फैली थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में है। इसका क्षेत्रीय क्षेत्रफल जो थे वो 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का लगभग आप मान के चलें 40% के आसपास थी वर्तमान भारत के। अब चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं 118 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये आपसे पूछ रहा है कि पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। ये उस समय योजना बहुत चर्चित हुई थी। ये करंट का ही सवाल है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये इसमें दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। मैं इन करंट वाले सवाल योजनाओं को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि ये योजना अब आपके काम की नहीं रहेगी। अब आपसे इस साल के बजट में जो योजनाएं आएंगी मेन वो उनको पढ़ना होगा। तो आप यानी कि आप देख रहे हैं कि 3 से 4 सवाल आपकी योजनाओं के मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया था? तो ये 2021 में किया गया था। ये भी करंट का सवाल था, थोड़ा ज़्यादा पुराना था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला यानी कि अगर किसी योजना को किसी में मर्ज करते हैं उसका नाम बदलते तो वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारतीय मानसून में एल नीनो वगैरह का खूब अच्छा प्रभाव होता है। तो एल नीनो वगैरह तो ज्योग्राफी के बहुत हॉट टॉपिक होते हैं। इसमें देखते हैं क्या कहता है कि एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट से गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। अगला है कि पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? चलिए व्याख्या देखते हैं कि एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र होता है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में या पेरू के तट के निकट गर्म धाराओं के रूप में प्रकट होता है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके परिणामस्वरूप समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता और प्लवन की मात्रा में कमी हो जाती है और मछलियों की संख्या भी घट जाती है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था स्टेटमेंट में दूसरे कि प्लवन जो है वो बढ़ता है पर कि घट जाता है, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए प्रसिद्ध है। सिवाना समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो सिवाना समुद्रम है वो जल शक्ति के लिए और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस है। और व्याख्या देखते हैं कि सिवाना समुद्रम या शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। सिवाना समुद्रम जल विद्युत परियोजना का निर्माण 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में किया गया था, जबकि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना तमिलनाडु में 1984 में की गई थी। व्याख्या देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। केंद्रीय बजट से फिर से सवाल था और इसमें आपको बताना है कि विभिन्न राज्यों में कितने कौशल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये 30 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था कि जो हमीदा बानो बेगम है वो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत था, बाकी सारे के सारे सही थे। क्योंकि हमीदा बानो बेगम जो है वो सम्राट अकबर की माता थी और हुमायूं की पत्नी थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, ठीक है। चलिए पॉज के बाद अगले 125 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब आप थोड़ी सी बस 125 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कहाँ किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क वगैरह में जो जानवर होते हैं उनको किसके तहत शामिल किया जाते हैं? तो वो इन सीटू होता है, ठीक है। यानी कि वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, उनको इन सीटू कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। इन सीटू और एक्स सीटू से क्या होता है? जैसे आप किसी का बीज वगैरह निकाल के रख लेते हैं और आप मतलब आप उसको ना आर्टिफिशियल तरीके से अगर प्रिजर्व करते हैं तो वो एक्स सीटू आएगा। इन सीटू में नेचुरल वे में प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आपका जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं वो एक्स सीटू के तहत आते हैं। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर में जानवर लाए जाते हैं, वो उनके नेचुरल रहने की जगह नहीं है। जानवरों की नेचुरल रहने की जगह जंगल होती है, इसलिए वो इन सीटू में आता है और चिड़ियाघर एक्स सीटू में आते हैं। खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि खरीदादार कौन था। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी खूब पूछी जाती है मेडवल इंडिया से, ठीक है। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है। तो बीओडी जो है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए एक मानक तंत्र है, ठीक है, एक मानदंड है।
व्याख्या देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए मानक मानदंड है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का अधिक होना इस बात की सूचना देता है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक है, यानी कि जितनी बीओडी अधिक होगी उतना ही प्रदूषण जल में अधिक माना जाएगा। ठीक है, जिसके कारण अधिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता जलीय निकास में होती है। अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है। कारण है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून को अरब सागर पृष्ठछाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही करता है। बाकी आप ये एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है, वही बात लिखी गई है जो दोनों स्टेटमेंट में है। अगर कोई व्याख्या ऐसी है जो पढ़ना ज़रूरी है और जो मतलब आपके स्टेटमेंट वगैरह जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे अलग है तो मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं तो यानी कि वो कवर हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक के बारे में दो कथन है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ये अनुच्छेद 109 के तहत आती है। ठीक है, और दूसरा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ये दूसरा वाला सही है, पहला गलत, क्योंकि ये 108 में आती है ना कि 109 में। यही व्याख्या में लिखा गया है। ठीक है, 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और 118 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है गंगा एक्सप्रेस वे, ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। ठीक है, और गंगा एक्सप्रेस वे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये बनेगा आपके मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज तक बनेगा, 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे। ये उसमें काफ़ी चर्चा में था इसलिए सवाल पूछा था। अगला है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण और यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। तो ये सतत विकास कहलाएगा। हमने ऊपर भी देखा सतत विकास से रिलेटेड 3-4 अगर आप SDG में डालेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। कनकलता बरुआ, मतंगिनी हाजरा, शांति घोष, अरुणा आसफली। तो इसमें जो शांति घोष हैं ये असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कनकलता बरुआ, मतंगिनी हाजरा, अरुणा आसफली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रहीं, जबकि शांति घोष ने दिसंबर 1931 में जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ओह, तो ये उसे संबंधित नहीं है, 1931 में संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार दोनों का एक भाग है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण का संरक्षक, ये आपके नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में आता है। तो जैसे आपको पता है नीति निर्देशक तत्वों की बात करें यानी DPSP तो 48A के तहत आता है क्या, पर्यावरण का संरक्षण। और अगर हम बात करें मूल कर्तव्य तो 51 का में जितने भी मूल कर्तव्य दिए गए उसमें पर्यावरण का संरक्षण भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। ये बंदरगाह दिए गए और देश दिया है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी इगारका चीन है यही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि इगारका रूस में पाया जाता है। ठीक है, और जकार्ता इंडोनेशिया में, आपको पता है मोंटेविडियो उरुग्वे में है और रॉटरडम नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य होते अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए किया गया था। ये व्याख्या इसकी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात वर्ष 1965 तक संघ के सभी सरकारी कार्यों के लिए पहले की भांति अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अनुच्छेद 343 उपरोक्त बात के होते हुए संसद के उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी का रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किया जाए। कहने का आशय है कि प्रारंभ में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसके लिए 15 वर्षों तक यानी कि 1950 से 65 तक ये निर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी में कामकाज होगा, लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो संसद उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, यही बात लिखी गई है। अगला है ये योजनाएं लिखी गई हैं और आपको बताना है कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी योजना एक है अनूठी उपहार योजना, सिर्फ यही उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बाकी कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना नहीं है। क्यों? क्योंकि अनूठी उपहार योजना ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की, बाकी कोई भी यूपी की नहीं है। अगला है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चंद्रप्रभा चंदौली जिले में है।
ये यूपी स्पेशल का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया था? तो ये आप सबको पता है, ये चुना गया था इनको, नीरज पाटिल को, सुनील चोपड़ा को चुना गया था। नीरज पाटिल नहीं बल्कि सुनील चोपड़ा को चुना गया था। ये हालांकि करंट के सवाल था, अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति किसी दुनिया में बड़े पद पे जाता तो उसको सवाल बनाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ सही सुमेलित तो नहीं है, डेट आपको बतानी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है झांसी में 11 मई 1857 को शुरू हुआ था, ये गलत है। बाकी आप व्याख्या देखेंगे कि कहाँ पे कौन शुरू हुआ था। अगला देखते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो ये एकदम सिंपल से, जो पृथ्वी कोरियोलिस बल लगाती है उसी के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवा बाईं ओर खिसक जाती है। और कोरियोलिस बल का होता है पृथ्वी अपने की जो घूर्णन गति होती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, उससे जो एक बाहर की तरफ फोर्स उत्पन्न होता है उसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। वही तब इस व्याख्या में भी दिया गया है, उसमें फेरल के नियम वगैरह लगते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा फेरल का नियम। अगला है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये लाया गया था 1974 में, ठीक है। ऐसे भी सवाल बनते हैं कि कौन से अधिनियम कब लाए गए थे, जैसे 1986 वाला पर्यावरण वाला बहुत बनता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खनिज संपदा के बारे में कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत में अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है भारत। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि वहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं और भारत अनेक ये सारे जो खनिज हैं इनके लिए भारत आयात करता है, ठीक है। और अब इनकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट वाइज सवाल भी बनते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसकी खोज 1817 में स्वीडन के वैज्ञानिक जोहान अगस्ट अर्फवेडसन ने की थी। लिथियम आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एवं हीलियम के पश्चात तीसरा तत्व है। इसका परमाणु संख्या 3 है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है और सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके लिए जो सबसे बड़ी इसमें फैक्ट है वो ये है कि लिथियम का सर्वाधिक भंडार चिली में है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत अनेक खनिजों लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो ये एकदम सिंपल से, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ये जितनी भी परतें हैं इनके आपको इंग्लिश के नाम जरूर याद रखने, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में हिंदी नहीं देता बल्कि डायरेक्ट इंग्लिश वाले ही नाम को देवनागरी लिपि में लिख देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लक्ष्य, ये फिर आ गया है आपके सतत विकास लक्ष्य। आपको एकदम जितने भी एसटीजी है ना यूपीपीसीएस के तहत, इनको घोर के पी जाना है, क्योंकि देख रहे हैं आप 4 से 5 सवाल बन रहे हैं उनसे। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन एसटीजी के तहत लक्ष्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये एसटीजी का लक्ष्य नहीं है, स्पेस रिसर्च, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है। ये देखने से भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ऐसे सवाल लगा लेंगे। विश्व वेटलैंड डे आपको पता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, अगला सवाल यही था, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि वेटलैंड दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिवस 1997 में मनाया गया था पहली बार, और 2023 की इसकी थीम वेटलैंड रिस्टोरेशन थी। अगला है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके के द्वारा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्रकाशित करता है। ये रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ये भी सवाल बनते हैं, ठीक है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था नाटू नाटू को। उस नाटू नाटू गीत के रचनाकार कौन थे? तो ये आप सबको पता है कि ये MM कीरवानी थे। नाटू नाटू जो ये जो RRR मूवी का गाना था, इसको बाद में ऑस्कर भी मिल गया था, ठीक है, और गोल्डन ग्लोब भी मिला था। तो ये व्याख्या में भी वही चीज़ लिखी गई है, RR फिल्म का गाना था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फरवरी 2023 ये करंट का सवाल है, को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट के ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? तो ये उस समय ऑस्ट्रेलिया ने की थी, ठीक है। ये जितने कॉमनवेल्थ गेम कंट्री थे उसमें ऑस्ट्रेलिया ऐसा था जो ब्रिटिश राजसत्ता को मानता था, उसने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है। अगला 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो ये आप सबको पता है कि जैनुल आबदीन जो था, जिसको कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इसी कारण से इसने जजिया और क्या समाप्त किया था, गौ हत्या को समाप्त कर दिया था। यही चीज़ इसकी व्याख्या में लिखी हुई है।
व्याख्या देख लेते हैं कि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए जाना जाता है इसको, और उसने कश्मीर के हिंदुओं पर जजिया का समाप्त किया था। हालांकि वह एक मुस्लिम शासक था। उसने गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और स्त्रियों को सती होने की अनुमति दी थी। ठीक है, इसने संस्कृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया था। आबदीन फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा का अच्छा जानकार था। ये 150वां और अंतिम सवाल है कि ये नदियाँ और उनके सहायक नदियाँ दिया गया है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है प्राणहिता महानदी की, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, मंजरा गोदावरी की है। प्राणहिता और मंजरा ये दोनों गोदावरी की हैं। हेमावती कावेरी की और मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने 2023 के पूरे कंप्लीट पेपर को देख लिया है, और न सिर्फ पेपर को देखा है बल्कि उसके सारे विकल्पों को देखा, उसकी अच्छे से व्याख्या देखी है। आपको एक कंप्लीट एनालिसिस और करंट अफेयर में कैसे सवाल आते हैं उसका एक पूरा ओवरव्यू मिल गया है। और तो इससे न सिर्फ आपको आपके आने वाले में कौन सी टॉपिक से कौन से सवाल आते हैं और कैसे पढ़ना है वो देखना है, बल्कि आपके बहुत सारे फैक्ट भी रेडी हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2022 के पेपर को देखेंगे। ऐसे कर करके एक एक वीडियो ला करके मैं आपको पूरे 10 से 12 सालों के पेपर करा दूंगा। तो क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 50 से 60 सवाल रिपीट ही होते हैं, तो आपको इनके आंसर एकदम एज इट इज़ रट लेने, सिवाय करंट अफेयर के छोड़ के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो और आप देने वाले हैं यूपी पीसीएस, तो आपको करंट भी पढ़ना, आप आई दृष्टि आ चुकी घटना चक्र को पढ़ रहे होंगे, उसके वीडियो वाला फैक्ट वगैरह जो है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने वीडियोस करा रखे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और इन वीडियोस को भी देखते चलिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।